हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तलब तेरे इश्क की का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 20 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। आरवी कंधे पर बैग लिए खुशी से उछलते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गई। जिस वजह से वह इतने सालों से डर रही थी वह आज दूर हो गया तो मन में एक नया आत्मविश्वास, नया जोश भर गया था। वह बेहद खुश थी और इसी खुशी में कब उसने डोरबेल बजा दिया पता नहीं चला। क्या हुआ बेटा, बहुत देर होने लगी है आजकल आपको, दादी ने कहा। तब उसे होश आया कि दादी तो दरवाज़ा खोल कर खड़ी थी। क्या हुआ, कहाँ खोई थी आप? हाँ नहीं दादी, कहीं नहीं, वह दादी के गले से लगते हुए कहा और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। पीछे खड़ा आदर्श मुस्कुराता हुआ देख रहा था और जब वह घर के अंदर चली गई तो वो भी कार में बैठा, स्टीयरिंग थामी और अपने घर के लिए निकल गया। आज वह भी बेहद खुश था। इधर आरवी अंदर आई तो दादी ने कंधे से बैग ले लिया और कहा, चलिए बताइए क्या बात है, आज आप बेहद खुश लग रही हैं। आज मेरी पोती के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा है। जो ओज आपके चेहरे पर देखना चाहती थी वो दिख रहा है। किस वजह से? उस दोस्त की वजह से या कोई और बात है? सुनकर आरवी ने दादी के गाल को चूमते हुए कहा, आप टेबल पर बैठिए ना दादी, मैं यूं गई और 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ, फिर बात करते हैं। आरवी कमरे में गई और झट से चेंज कर टेबल पर आकर बोली, पता है दादी आपको, 2 साल पहले जो एक आदमी मेरा पीछा कर रहा था, परेशान कर रहा था। हाँ हाँ, क्या हुआ? वह फिर आ गया था और मुझे बहुत परेशान कर रहा था। क्या? यह क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल सही कह रही हूँ दादी, और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। चेहरे पर जो परेशानी थी उसी की वजह से, और आज वह हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। इसलिए बहुत खुश हूँ मैं। और यह परेशानी कैसे ख़त्म हुई? वो संजय जी की वजह से? नहीं नहीं, ये हुआ उस इंसान की वजह से। मतलब मेरे जो नए दोस्त बने हैं उन्होंने आज उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छा, क्या बात है। चलो, कौन है वो दोस्त, ज़रा हमें भी मिलाओ, कभी घर पर बुलाइए, मैं भी तो देखूं, जानूं। वह अगर आपको अच्छा लगता है, आपको इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल दिया, मतलब तो वह बेहद अच्छा इंसान होगा। बेहद अच्छा इंसान होगा नहीं दादी, है, आरवी चहकते हुए बोल रही थी। और वह कौन है? तो देखिए, केडी ग्रुप्स का ऑनर और आदर्श सर हैं, कुलदीप खन्ना का बेटा। यह देखिए, गूगल पर उनके बारे में पूरा दिया हुआ है, आप खुद देख लीजिए। बोलकर आरवी ने दादी की तरफ मोबाइल बढ़ा दिया। और दादी, आपको बताऊं, वह लुक वाइज और नेचर वाइज भी इतने अच्छे हैं ना। तो दादी ने उसके हाथ से मोबाइल लिया और फ़ोटो देखते हुए कहा, वैसे कब से जानती हैं आप इसे? तब आरवी ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें बताने लगी। इधर जब आदर्श घर पहुंचा तब तक कुलदीप जी और दीपा जी दोनों डिनर करके अपने कमरे में जा चुके थे। अपनी आदत अनुसार आदर्श घर के अंदर आया और मम्मा मम्मा आवाज़ देने लगा। दीपा जी उठकर निकलने लगी तो कुलदीप जी ने कहा, आप आराम कीजिए, मैं देखता हूँ। और उन्होंने ऊपर दीवार पर घड़ी में टाइम देखते हुए बाहर निकलने लगे तो दीपा जी समझ गई, आज अवश्य इसको डांट लगा देंगे। तो पीछे से वो भी आ गई। कुलदीप जी कमरे से निकले तभी आदर्श ने कहा, डैड आप, पर मैंने तो मॉम को आवाज़ लगाई है। समय देख रहे हो तुम, 12 बजने को आ गए, यह तुम्हारा घर आने का समय है। वो पापा क्या? अब तुम यह तो मत बोलना कि ऑफिस में काम कर रहा था।
एक बात जान लो, शादी नहीं हुई है अभी तुम्हारी। पापा, आप क्या बोल रहे हैं? भला इसमें शादी की बात कहाँ से आ गई? अरे, इतनी देर रात गए किसी की लड़की को तुम बाहर घुमाओगे तो उसके घर वाले सवाल करेंगे कि नहीं? तो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, उस बच्ची के बारे में भी सोचो। पापा, आप सो जाइए, मम्मी को भेजिए ना, मुझे मम्मी से बात करनी है। वह तुम्हारे लिए जगी रहेगी क्या? पूरा दिन काम करती है, बिजी रहती है, तो क्या रात को भी आराम नहीं करेगी? सॉरी पापा, लेकिन आज आरवी। मुंह बंद रखो अपना। और कहाँ था अब तक? क्यों नाराज़ हो रहे हैं पापा? अपने दोस्त के साथ था, वो ज़रा प्रॉब्लम में थी इसलिए। तो अपने दोस्त को अब जल्दी से मेरी बहू बनाकर घर में ले आओ। हैं? क्या बोल रहे हैं आप? जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मम्मा, मुझे भूख लगी है। क्यों? दोस्त के साथ घूमने गया था, उसको प्रॉब्लम से निकालने गया था, तो उसके साथ खाना नहीं खाया? नहीं खाया पापा। तब तक दीपा जी कमरे से निकली। क्यों इतनी देर रात गए नाराज़ हो रहे हैं? चलो बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ओके मम्मा, मैं यूँ गया और 2 मिनट के अंदर यूँ फ्रेश होकर आता हूँ, बोलकर वो ऊपर कमरे में गया और झटपट फ्रेश हो गया। आज आरवी को उसके प्रॉब्लम से निकालकर उसे खुश देखकर वो भी बहुत खुश था, अच्छा लग रहा था। कुछ देर में वो निक्कर और टी शर्ट पहने नीचे आया और टेबल पर बैठ गया और दीपा जी खाना परोसने लगी। तो आदर्श ने कहा, मम्मा आप बैठो ना, मैं खाता हूँ। दीपा, आप खाना दीजिए और कमरे में चलिए, छोड़ दीजिए इसे, छोटा बच्चा नहीं है ये। डैड, क्यों इतना नाराज़ हो रहे हैं? लेकिन कुलदीप जी ने कुछ जवाब नहीं दिया और कमरे में जाते जाते हुए कहा, कल जा रहा हूँ मैं अपनी बहू के परिवार वालों से मिलने, तुम्हारे रिश्ते की बात करने। सुनकर आदर्श को दचका लगा और वह ज़ोर से खांसने लगा। तो दीपा जी ने तुरंत पानी का गिलास आगे बढ़ाया और पीठ सहलाने लगा। पापा, क्यों इतनी जल्दी, क्या है? आदर्श मन ही मन सोचने लगा, वह अभी अभी तो मेरे साथ सहज हुई है, खुलकर बात करने लगी है, और अचानक रिश्तों की बात करना ठीक नहीं होगा, इतनी जल्दबाजी करना। क्या जल्दी है? नेक्स्ट मंथ 27 के होने जा रहे हो, और कौन सा मैं अभी कल जाऊंगा मिलने और परसों तेरी शादी हो ही जाएगी। कम से कम फैमिली का मिलना जुलना तो होना ही चाहिए। हाँ, पर इतनी जल्दी नहीं। वह पढ़ाई कर रही है, उसका एग्ज़ाम सर पर है, और अभी ऐसी बातों से वह डिस्ट्रैक्ट होगी। तो कुछ महीने रुक जाइए, कम से कम उसके फाइनल एग्ज़ाम होने तक। अब तुम्हारे हिसाब से काम करूँगा मैं। तब दीपा जी ने ज़रा खींचते हुए कहा, इतना नाराज़ क्यों हो रहे हैं? अपना दिन भूल गए क्या? क्या कहा था आपने तब कि जब तक मैं वेल सेटल ना हो जाऊँगा तब तक शादी नहीं करूँगा, जबकि हमारा भी तो लव मैरिज ही था। भूल गए अपना दिन? अरे लेकिन यह तो सेटल है ना। हाँ है, तो इसे भी जब लगेगा कि शादी करना चाहिए तब करेगा ना। आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं इतना? तुम भी अपने बेटे का ही साइड लो। आदर्श ने कहा, पापा आपकी बात सही है, पर वह भी अभी अपने परिवार में मेरे बारे में नहीं बताया है। अचानक इस तरह आप चले जाएंगे तो हो सकता है अच्छा नहीं लगे उसके घर वालों को। इस साल फाइनल ईयर में है वो, एग्ज़ाम ख़त्म होने दीजिए, फिर जाकर आप बात कर लीजिएगा। लेकिन कुलदीप जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो अपने कमरे में चले गए। पापा को क्या हो गया माँ? अचानक शादी की बातें क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है आजकल तुम काम पर ध्यान नहीं दे रहे हो, बस इसलिए। पापा ना ज़्यादा सोच रहे हैं। वैसे मम्मा, आप अपने होने वाली बहू से मिलना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, फिर कल आप मेरे ऑफिस आ जाइए, आप और पापा मिल लीजिएगा। माँ ने एक टपली बजाई, मैं ऑफिस आऊँ, तू बहू को घर लेकर आ। कुछ इसी तरह बातें करते हुए आदर्श ने अपना खाना ख़त्म किया और अपने कमरे में आ गया। तब दीपा जी भी अपने कमरे में गई
अगली सुबह आरबी बेहद खुशी, आत्मविश्वास और नई उमंग के साथ कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। वह बेहद एक्साइटेड थी। तभी सिद्धि आई और कहा उसे देखकर कि क्या बात है, आज तो तुम उठ गई हो और रेडी भी हो गई हो, और ये मेकअप वेकअप। मतलब यह लड़की दीवानी हो चुकी है आदर्श सर के। अरे दीवानी नहीं, प्रेम दीवानी, आरबी ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो तो मैडम बोलने लगी है, कैसे चहकने भी लगी है। वैसे बहुत अच्छा लगा तुझ में यह चेंजेस देखकर। चल ना, तुझे कुछ बताना है, बोलकर दोनों ने अपना लंच लिया और ऑटो में बैठकर कॉलेज के लिए निकल गए। और आरबी रात में हुई सारी बातें सिद्धि को बता दिया। सुनकर सिद्धि चौंक गई। क्या इतना सब हो गया तुम्हारे साथ और तुमने बताया नहीं? चलो, बहुत अच्छा लगा कि तुम उबर गई इस सब से। वैसे अब मैं आदर्श सर को जीजू बुलाऊं कि नहीं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ, मेरे सोना को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टेंशन मत ले, तुम्हारे सोने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि बहुत खुशी होगी। और उस दिन जब आरबी कॉलेज से निकली तो आदर्श के कहे अनुसार कार आ चुकी थी। दोनों बैठे और ऑफिस के लिए निकल गए। सिद्धि अपने सीट पर जाकर बैठी और आरबी आदर्श के केबिन में। वह आदर्श के पास गई और उसका माथा चूम लिया और अपने चेयर पर बैठकर काम करने लगे। तो आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपना बैग इधर देना, देखूं तो कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई। आरबी थोड़ा नर्वस होने लगी और बैग देने से इनकार करने लगी। तो आदर्श ने आंखें दिखाई और उसने मुंह बनाते हुए तुरंत अपना बैग थमा दिया। पर आदर्श ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके नोट्स और बुक वगैरह देखने लगी। और कुछ देर तक देखने के बाद आदर्श ने अपना माथा पीट लिया और आरबी की तरफ मुड़कर देखते हुए कहा, आज से तुम 2 घंटा कम काम करोगी, मतलब 3 घंटे तुम काम करोगी और 2 घंटे पढ़ाई। पर क्यों? मैं पढ़ाई करके आ गई हूँ और जो इनकम्प्लीट है वह घर पर जाकर कर लूँगी ना। आदर्श ने आंख दिखाते हुए कहा, ये पढ़ाई की हो तुम? और तुमने कल क्या कहा था? मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, यही अच्छी हो तुम? 60-70% से ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं और ऐसी पढ़ाई कर तुम आगे बढ़ना चाहती हो, अच्छे कॉलेज में जाना चाहती हो। अरे ऐसे परसेंटेज रहे तो मैं भी निकाल दूँगा, मैं अपनी कंपनी में काम नहीं करने दूँगा, समझी? तो अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। सुनकर अब आरबी ने रोने जैसा मुंह बना लिया। यह सब करके कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपना काम जल्दी फिनिश करो और यहाँ बैठो चुपचाप पढ़ाई करने। और या तो मेरे साथ पढ़ाई करो या नहीं तो मैं फिर क्लासेस में कहीं डालूँगा तुम्हें। चॉइस इज़ योर्स, पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें। हर जगह आपकी लापरवाही नहीं चलेगी। तब आरबी उसके गोद में बैठ गई और गले में बाँह डालते हुए कहा, सोना, बस ना, और कितनी पढ़ाई करूं? जितनी मैं कहूँगा उतनी। और हाँ, सर बोलिए, आपका सोना बाबू कुछ नहीं हूँ मैं फ़िलहाल। और जल्दी उतरिए गोद से, वरना मैं आगे बढ़ गया तो आपकी कितनी भी कोशिश कीजिए, पीछे नहीं हटने वाला मैं। तो आरबी तुरंत गोद से उतरकर अपना काम करने लगी और उस दिन से 2 घंटा आदर्श आरबी को पढ़ाने भी लगा। रात के 9 बज गए तभी सिद्धि ने आरबी को चलने के लिए कॉल किया। तो आदर्श ने कॉल कट कर दिया और कहा, वह अभी नहीं जाएगी, मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा, आप कैब से निकल जाओ। तभी डोर नॉक हुआ। कौन है? मैं हूँ ब्रो, अक्षत। ठीक है, आजा। अक्षत अंदर आया तो देखा आदर्श के बेहद करीब होकर आरबी बैठी थी और वह उसे पढ़ा रहा था, कोई चैप्टर उसे समझा रहा था। अक्षत ने देखा तो दोनों हाथों को बांध लिया और कहा, ओह लव वर्ड्स, यहाँ क्या हो रहा है? यह कौन सी पढ़ाई हो रही है? प्रेम की पढ़ाई? याद रहे, यू बोथ आर ऑन ड्यूटी, तो अपनी ड्यूटी कीजिए। ये लबी डबी करने की जगह नहीं है और ना ही समय है। और मुझे तो लगता है यहाँ काम छोड़कर बाकी सब कुछ हो रहा है। आपके सभी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और बॉस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्त बिजी हैं।
सुनकर आरवी झेंप गई और वह उठने लगी तो आदर्श ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, कहाँ चल दी मैडम? मैंने कहा जाने के लिए, और इतना शर्मा क्यों रही हैं आप? आरवी फिर भी नहीं बैठी तो आदर्श ने कहा ज़ोर से, ज़रा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चलो बैठो चुपचाप। आरवी ज़रा क्यूट सा मुँह बनाकर उसके तरफ देखने लगे तो आदर्श ने फिर कहा, क्या ऐसे क्या देख रही हो? चलो पढ़ाई पूरी करो और उसकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। वह बेशर्म है, ऐसी ही बातें करता है तो आदत डाल लो, फ्यूचर देवर है तुम्हारा। फिर अक्षत की तरफ देखते हुए कहा, क्यों रे, तू यहाँ पर क्यों आया? अपनी पढ़ाई छोड़कर हम पर नज़र रख रहा है क्या? नहीं ब्रो, तुमसे ही मिलना था इसलिए आया हूँ। मुझसे क्यों मिलना था? कुछ ज़रूरी बातें करनी थी तो फ़ोन कर लेता। फ़ोन पर भी तो बातें हो जाती है, और तो आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं मुझसे मिलने और बातें करने आने लगा है। हाँ ज़रूरी है इसलिए। कोई ज़रूरी नहीं है, और अब आगे से दिखाना तो सिद्धि को काम से निकाल दूंगा और ऐसी जगह उसे छुपा दूंगा कि फिर तुझे मिलेगी नहीं। पीछे सिद्धि भी खड़ी थी, जिसे ना तो आदर्श ने देखा था ना ही आरवी ने, लेकिन यह बात सुनकर सिद्धि हंस पड़ी और उधर आरवी भी खिलखिला पड़ी। तो आदर्श ने कहा, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है आपको? चलिए कंप्लीट कीजिए चुपचाप, वरना 2 घंटा और आगे टाइम बढ़ा दूंगा। और सिद्धि, आपका काम ख़त्म हो गया तो घर जाइए और इस लौंडे के साथ ज़्यादा समय मत बर्बाद कीजिए, वरना आपके रिजल्ट ख़राब हो जाएंगे। जा रही हूँ सर, पर अब तक कैब तो नहीं आई है, अब आएगी भी नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं आएगी? इतने नासमझ तो नहीं हो, अक्षत बाबू क्यों आए हैं? तो सिद्धि मुस्कुराने लगी। आदर्श बोला, अब जल्दी से दोनों के दोनों यहाँ से निकलो, वरना ड्यूटी का टाइम बढ़ जाएगा। सिद्धि तुरंत केबिन से निकली और उसके पीछे अक्षत भी। आरवी मुस्कुराते हुए आदर्श को ही देख रही थी तो उसने फिर कहा, बहुत ज़्यादा हंसी नहीं आ रही आपको मैडम? तो आरवी ने मुंह का पाउट बनाकर उसे देखने लगे तो आदर्श ने थूक निगलते हुए कहा, ऐसा मुंह मत बनाओ, वरना मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, समझे? अरे पर मैंने क्या किया? क्या किया सब बताऊँगा बहुत जल्द, क्योंकि मुझे पता है जो भी करना होगा, आगे बढ़ना होगा, मुझे ही करना होगा, आपसे कुछ नहीं होने वाला। आरवी को फिर कुछ समझ नहीं आया तो सिर हिलाकर वापस किताब में नज़रें गड़ा ली और आदर्श की उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलने लगीं। इधर हेमा जी आदर्श और उसकी फैमिली के बारे में पता कर रही थी और गूगल पर जैसे उन्होंने सारा डिटेल्स देखा तो चौंक गई और अपनी पोती को इस परिवार से और इस लड़के से दूर रहने को कहेगी, ऐसा वह मन ही मन सोचने लगे। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।